एक समय ऐसा था जब नाटक और फिल्मों में काम करना लोगों की नजर में मुश्किल या सम्मानहीन माना जाता था। अब परिस्थितियां इतनी बदल गई है कि नाटक, फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज में काम मिलने पर लोग मानते हैं कि हमने लगभग दुनिया जीत ली। इस क्षेत्र का आकर्षण रोज बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसमें आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। क्या ये आकर्षण केवल प्रसिद्धि और पैसे के कारण है? इस चमक दमक वाले क्षेत्र का एक अनकहा नियम है, कोई भी चमत्कार बिना मेहनत के नहीं होता। कलाकार हो या टेक्नीशियन किसी नवीन विचार के साथ काम करते हैं तभी इन्हें वास्तविक सम्मान मिलता है। हर व्यक्ति में जन्मजात कुछ न कुछ कला होती है। कुछ लोग जन्म से ही कलाकारी में निपुण होते हैं, लेकिन शिक्षा, जीवन के अनुभव और व्यवहारिक धारणाओं के कारण उनकी कला सीमित रह जाती है। जो लोग यह दृढ़ता रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्हें इस क्षेत्र में काम करना है, उनके लिए यह दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, केवल इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि उस दरवाजे में प्रवेश करते समय हमें सोच समझकर कदम रखा है या नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। जन्मजात कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि सभी चीजें अपने आप आ जाती है। नाटक और फिल्म में शामिल हर पहलू का अध्ययन करना और उसके बाद अपनी समझ और अपने तरीकों से उसे प्रयोग में लाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये जरूर याद रखें कि हर छोटे बच्चे में अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा होती है। बच्चे किसी सहारे के बल पर खड़े होने का प्रयास करते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन यह प्रयास सराहनीय होता है। आगे चलने के लिए किसी मार्गदर्शन या अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए लेट्स मेक अ फिल्म देखते रहना। दोस्तों, पर्दे पर कहानी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पर्दे के पीछे कई चीजें होती है। यह एक रोमांचकारी यात्रा है जिसमें सैकड़ों हाथों की मेहनत शामिल है। एक कहावत तो आपने बार बार सुनी होगी, सक्सेस के कई पिता होते हैं। जब कोई सफलता प्राप्त करता है तो इसका श्रेय कई लोग ले लेते हैं। फिल्म का यह प्रदर्शन ऐसा हो गया कि ऐसा लगने लगा कि मानो फिल्म ने पैदा होते ही ऑडियंस को चकाचौंध कर दिया। इसी 28 दिसंबर 1895 को फिल्म का जन्मदिन समझा जाता है। और शुरू में ये जो फिल्में बनती थी ना, पौराणिक या इतिहास के कुछ प्रसंगों पर आधारित फिल्में बनती थी। एक नाटक ले लिया जाता था, एक सिचुएशन ली जाती थी, एक पहलवान जैसा आदमी, काम करने वाले जिन्हें हम आज की तारीख में हम कलाकार कहते हैं, उनको पकड़ के लाते थे और जोर जबरदस्ती से उनसे वो सिचुएशन करवाते थे। सामने खड़ा किया कैमरा, सिर्फ ऑन ऑफ करके शूटिंग किया जाता था। मारधाड़ वाली दृश्यों में तो लोग बिन दिक्कत गालियां भी देते थे, क्योंकि फिल्म साइलेंट जो थी, सिर्फ दृश्य शूट होता था, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। स्टोरी और स्क्रीन प्ले, इसका कॉम्बिनेशन करके पहले स्क्रीन राइटिंग की शुरुआत की जॉर्ज मेलिया साहब ने। सन 1903 में ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस आदि कॉम्बिनेशन से एक मूवी का प्रयोग किया गया जिसका नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 1895 से लेकर फिल्म अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी। अगले कुछ सालों में फिल्म आर्ट का रूपांतर एक प्रोफेशनल में हो गया। भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ 1910 में पिक्चर पैलेस में। यहां के एक युवा शास्त्री जी ने एक फिल्म देखी। फिल्म देखकर
शास्त्री जी दीवाने हो गए। उन्होंने भी फिल्म बनाने का एक बीड़ा उठाया। रात को जब वो सोते थे तो उनके सपने में भगवान श्री कृष्णा, भगवान प्रभु राम, जीसस क्राइस्ट, इन लोगों के चरित्र घुसते रहे। वे हमेशा सोचते थे कि मेरी इस कल्पना सृष्टि से यह सब पर्दे पर मैं कैसे लाऊं। विद्या और तंत्र आत्मसात करने की उनकी चाह, उनकी जिद उन्हें इंग्लैंड ले चली। फिल्म आर्ट, अपनी चित्रपट कला का पूरा ज्ञान उन्होंने इंग्लैंड में हासिल किया। इंग्लैंड के कुछ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इंग्लैंड में ही फिल्में बनाने की ऑफर दे दी शास्त्री बुआ को। लेकिन शास्त्री जी एक सच्चे कलाकार और साथ साथ राष्ट्रभक्त भी जो ठहरे, उन्होंने इंग्लैंड की ऑफर ठुकरा दी और अपने भारत में इस फिल्म बिजनेस की शुरुआत की। ये शास्त्री बुआ थे धुंडीराज फाड़के, जो आगे चलकर दादा साहेब फाड़के नाम से मशहूर हुए। अपनी खुद की जगह में उन्होंने स्टूडियो बनाकर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उनके कुछ दोस्त और घर के सारे सदस्य फिल्म मेकिंग में उनका हाथ बटोरते थे। उन्होंने निर्माण की हुई राजा हरिश्चंद्र, यह पहली भारतीय फिल्म मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, कालिया मर्दन आदि फिल्मों का निर्माण किया। ये सारी फिल्में साइलेंट फिल्में थी। पर्दे पर जब फिल्में चलती थी तब पर्दे के सामने बैठे हुए कुछ म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाकर फिल्मों को बैकग्राउंड देते थे। भारत में अपनी पहली फिल्म का सम्मान राजा हरिश्चंद्र और दादा साहेब फाड़के को दिया जाता है। उन्हीं के नाम से भारत में सर्वश्रेष्ठ कलाकार को पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहब फाड़के अवार्ड। देश के साथ साथ भारत के हर प्रांत में सिनेमा धीरे धीरे दौड़ने लगा। हालांकि वह साइलेंट था, यानी कि बोल नहीं रहा था। 1929 में जैज सिंगर फिल्म से अमेरिकन सिनेमा ऑडियंस से बात करने लगा, मतलब सिनेमा टॉकी हो गया। इस घटना से प्रेरणा लेकर भारत में इंपीरियल मूवी टोन 1931 में आलम आरा इस फिल्म की टॉकी शुरुआत हो गई। 10,000 फुट लंबाई की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई। अगले ही साल में सन 1932 में महाराष्ट्र की प्रभात फिल्म कंपनी ने ओरिजिनल लैंग्वेज मराठी में पहली टॉकी फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था अयोध्या का राजा। इसी तरह भारतीय चित्रपट सृष्टि के इतिहास में आर्ट और बॉक्स ऑफिस दोनों स्थानों पर मराठी फिल्मों ने अपनी नींव रख दी और शुरू हुआ एक सुहाना सफर। साइलेंट फिल्म, टॉकी फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, कलर फिल्म, 16 mm, 35 mm, सिनेमास्कोप, 70 mm। आज की तारीख में डिजिटल बन गया सिनेमा, देश विदेश में धूम मचा रहा है। इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी अपने देश की गर्दन भारतीय सिनेमा ऊंची कर रहा है। पीसी बरुआ, बिमल रॉय, वी शांताराम, महबूब खान, राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, गुरुदत्त आदि फिल्म मेकर्स ने भारतीय सिनेमा के सुनहरे पल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडियन सिनेमा का सफर बड़ा रोमांचकारक रहा। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सफल बनाए। लेकिन हमारे यहां 90% लव स्टोरीज अलग अलग रूप में और अलग अलग फॉर्म में पेश की गई। सभी इमोशनल फिल्म जैसे कि बॉबी, एक दूजे के लिए, बरसात, बेताब, कयामत से कयामत तक, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस मालामाल कर देती है। कभी जन्म जन्म का प्यार, आज हम मिले हैं क्योंकि पिछले जन्म में हमारा मिलन हो चुका था। इस पैटर्न पर मधुमती, मिलन, कर्ज,
ओम शांति ओम जैसे फिल्मों ने जन्म लिया, जन्म जन्म के प्यार में दर्शकों को डुबो दिया। लव ट्रायंगल ने तो हमारी फिल्मों में इतिहास रचाया है। अरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। दोस्तों, इसी तरह के डायलॉग्स इतनी बार फिल्मों में बोल गए हैं कि गिनीज रिकॉर्ड होगा। खैर, मजाक तो होते ही रहता है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडियन सिनेमा एक महत्वपूर्ण बिजनेस इंडस्ट्री बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ की रीजनल फिल्में भी देश विदेश में धूम मचा रही है। मान सम्मान के साथ साथ पैसा देने वाली यह इंडस्ट्री आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कारण चाहे कोई कलाकार हो या कलाकार न हो, हर कोई फिल्म में चमकने के सपने देख रहा है। किसी को प्रोड्यूसर बनना है, किसी को राइटर बनना है, किसी को डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर एक्शन कहना है, और इन सब में ज्यादा लोग हैं जिनको बस एक्टर ही एक्टर बनना है। क्या ये सचमुच आसान है सब? हाँ, आसान है, क्यों नहीं। इसीलिए तो दुमकी चैनल की माध्यम से हम लोग आपस में मिले हैं। चलो लेट्स मेक अ फिल्म। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा नए कलाकार और नए टेक्नीशियन इनकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, फिल्म इंडस्ट्री को अनस्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं है। हमें अगर इंडस्ट्री में आना है तो हमें भी हमारे अंदर जो कला कौशल्य है उसको विकसित करने की जरूरत है। मतलब हमें जरूरत है स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस की, और इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है भाषा। कैसे है ना दोस्तों, फिल्मों की अपनी एक विशेष भाषा होती है जो विभिन्न दृश्यों को एक श्रृंखला में, यानी कि एक चेन के रूप में, यानी कि एक सीक्वेंस में देखने से ही पता चलता है। फिल्मों में संवाद, गीत, संगीत और संगीत की सहायता से बातें और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसे हर तरह हर भाषा का व्याकरण होता है। इस प्रकार फिल्म की भाषा का भी एक अपना व्याकरण होता है। फिल्म मूलतः कैमरे की भाषा है। पर्दे पर वही दिखाया जाता है जिसे कैमरे की आंख ने पहले देखा है। फिल्म आर्ट का एक स्केलेटन होता है, हम उसे पहले समझ ले। देखो, आकृति, आकृति यानी लेखक यानी राइटर, प्रकृति यानी दिग्दर्शन, निर्देशक, डायरेक्टर, अलंकृति मीन्स तंत्रकार, टेक्नीशियन, कृति यानी अभिनेता या अभिनेत्री, स्वीकृति या अस्वीकृति यानी दर्शक यानी कि ऑडियंस। कैसा है ना दोस्तों, सबसे पहले राइटर अपनी राइटिंग में अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग सिचुएशन, इनकी एक आकृति, एक स्केलेटन तैयार करता है। इसके बाद में आते हैं डायरेक्टर साहब, जो इस आकृति का प्रकृति में, मतलब लाइवनेस में रूपांतरण करते हैं। इसके बाद अलग अलग टेक्नीशियन अपने टेक्निक का साज पहनकर उस कैरेक्टर को और उस सिचुएशन को अलंकृत यानी डेकोरेट करते हैं। आकृति, प्रकृति और अलंकृति, इन तीनों का स्टडी करके एक्टर अपनी कृति करता है, मतलब एक्टिंग करने का, अभिनय करने का अपना काम करता है। और इस कला का आविष्कार देखने वाले दर्शक अपनी पसंद अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति देते हैं। आकृति बंध की इन पांचों तत्वों में ही फिल्म मेकिंग है। इन्हीं तत्वों का अभ्यास करके हमें फिल्म मेकर जरूर बनना है, या हम जरूर बन सकते हैं। दोस्तों, परफॉर्मिंग आर्ट में ड्रामा और फिल्म, ये दोनों आर्ट मीडिया बहुत ही एक्सपेंसिव मीडिया है। फिल्म मेकिंग करने से पहले हमें मीडिया का स्टडी करना बहुत जरूरी है। कला का जो आविष्कार हमें करना है, उसके लिए ये मीडिया का स्टडी करना हमारा एक फर्ज बनता है। अब देखो ना, रंगमंच यानी स्टेज, यानी कि जिसे थिएटर भी कहते हैं। इसके अलावा टेलीविजन सीरियल, ध्वनि मुद्रण, ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी रेडियो, चलचित्र यानी अपनी फेवरेट मूवी, वेब सीरीज मीन्स OTT प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आज की तारीख में सोशल मीडिया भी एक
प्लेटफॉर्म है जो हम रील में आजकल डूबा हुआ हर कोई देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें जिस मीडिया में हमारी कला का आविष्कार करना है, प्रेजेंटेशन करना है, उस मीडिया को ध्यान में रखते हुए हमें अपना स्क्रिप्ट, अपना प्रेजेंटेशन और अपने अभिनय में बदलाव करना जरूरी है। अब देखो, नाटक यानी ड्रामा, इसका स्टेज भी पिक्चर फ्रेम की तरह होता है। स्टेज और ऑडिटोरियम अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। रंगमंच पर आविष्कार करने वाला कलाकार अपनी ओरिजिनल स्वरूप में दिखाई देता है। अगर वो 5 फीट का है तो 5 फीट का ही दिखाई देता है। इस नाटक को हम रियल लाइफ मीडिया कह सकते हैं। रंगमंचीय काम के लिए कलाकार को बहुत समय प्रैक्टिस के लिए मिलता है। यहाँ पर काम करते वक्त दर्शकों की प्रशंसा इमीडिएटली, तत्काल मिलती है। इस मीडिया में काम करते वक्त एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, रंगमंच पर दूसरा टेक कभी नहीं मिलता। अब देखते हैं टेलीविजन मीडिया। ये जो दोस्तों टेलीविजन मीडिया है, इसकी वजह से कलाकार फेमस होकर घर घर में जरूर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ काम करने का तरीका फटाफट तरीका है। और कभी कभी सीरियल खत्म होने के बाद हमारे किरदार को भी दर्शक आसानी से भूल सकते हैं। यहाँ पर काम करते वक्त कभी कभी स्क्रिप्ट या हमारे जो डायलॉग्स होते हैं वो एन वक्त पर दिए जाते हैं और फिर मेकअप करते करते उन्हें याद करना पड़ता है। इतना फास्ट काम यहाँ पर चलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कलाकार को उसके किरदार का ट्विस्ट मालूम नहीं पड़ता। और एक बात है दोस्तों, आपने गौर से अगर देखा होगा तो इस टेलीविजन मीडिया को हम स्मॉलर देन लाइफ मीडिया कह सकते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर हमारी प्रतिमा जो है वो छोटी उभर के आती है, मतलब 5 फुट का आदमी टीवी स्क्रीन की अपने अपने साइज के अनुसार छोटा बड़ा दिखाई देता है। इस मीडिया में मनोरंजन के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स को यानी विषयों को भी पेश किया जाता है। जैसे कि स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम के साथ साथ लाइव शोज भी यहाँ पर किए जाते हैं। सीरियल और मेकिंग आप लोगों को करना है तो यहाँ के अलग अलग चैनल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। सीरियल के सैंक्शन से लेकर चैनल हेड की सुझाव से स्क्रिप्ट में चेंज भी करने पड़ते हैं। अगर डेली सोप है तो हमें बहुत ही इफेक्टिव शेड्यूल लगाना पड़ता है। कला का जो ज्ञान आपके पास है ना, लेकिन उसके साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज का भी मालूम होना बहुत जरूरी है। रेडियो मीडिया में मीन्स इस ध्वनि मुद्रण के काम में इंडोर एकॉस्टिक स्टूडियो में चलाया जाता है। इस मीडिया में ड्रामा, न्यूज, डॉक्यूमेंट्री, वॉइस ओवर, इंटरव्यूज, एंकरिंग आदि प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। रेडियो मीडिया में एक्टर का सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर विजुअल नहीं है। अपनी वॉइस यानी कि आवाज के माध्यम से हर भाव भावनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाना पड़ता है। अच्छी वॉइस कल्चर के साथ साथ माइक्रोफोन फेसिंग भी सीखना जरूरी है। ये सब हम अभिनय और वॉइस ओवर के लेक्चर में आगे चलकर अधिक विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आज की तारीख में प्राइवेट रेडियो स्टेशंस भी उपलब्ध है। रेडियो जॉकी जिसे आरजे कहते हैं, वैसा रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करके श्रोता और दर्शक इस माध्यम से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। सीरियल या फिल्म अपने वक्त के अनुसार देख सकते हैं। ओटीटी स्क्रिप्ट ऑनलाइन वीडियो की एक मालिका होती है। इस मीडिया के माध्यम से हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि प्लेटफॉर्म पर कलाकृति का आनंद ले सकते हैं। आज इस ओटीटी मीडिया को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर भी दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है। चलो अब चलते हैं हमारी पसंद की मीडिया की ओर। लेकिन आपको दुमकी चैनल से अपडेट रहना है, डटे रहना है, तो सीखते हैं लेट्स मेक अ फिल्म। दोस्तों, अभी तक हमने जो सुना, जो देखा, उसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज है या डाउट्स है तो आप बिन दिक्कत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हो। आपके हर डाउट का निराकरण हम जरूर कर देंगे। अब चलते हैं
आपकी पसंद की मीडिया की ओर, यानी कि फिल्म मीडिया की ओर। दोस्तों, ये फिल्म मीडिया आज सबसे फेमस मीडिया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फिल्म का अट्रैक्शन है। आपको मालूम है, ये फिल्म मीडिया हमें लार्जर देन लाइफ बना देता है। एज अ फिल्म मेकर हमें फिल्म की पॉजिटिव स्ट्रेंथ का स्टडी करना बहुत जरूरी है। यह फिल्म बड़ी अजीब है दोस्तों। ये हमारे स्किल और हमारे गुणों को ब्लो अप करके पर्दे पे चमकाती है। जैसे हमारे गुण ब्लो अप होते हैं, उसी तरह हमारे दोष, हमारी त्रुटियां, हमारी गलतियां भी ब्लो अप हो जाती है। एक्टर को अपनी इमेज की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ये जो इमेज होती है ना, वह सिर्फ और सिर्फ फिल्म की वजह से बनती है। फिल्म मेकिंग एक खेल की तरह है। इस आर्ट के भी खेल जैसे कुछ नियम है, कुछ एंगल्स है, कुछ उसूल है। फिल्म मेकिंग के इस नियमों को स्टडी करके अगर हम कुछ करें तो कोई हमें हंसा भी नहीं सकता। अब ये जो फिल्म की भाषा है, जैसे जैसे फिल्म मेकर की समझ में आने लगेगी, वैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बदलाव आने लगे हैं। जैसे कि वर्ल्ड सिनेमा, ये जो वर्ड है ना, वर्ल्ड सिनेमा, यानी कि हॉलीवुड के बाहर प्रोड्यूस होने वाली फिल्में। इसके बाद है थर्ड सिनेमा, यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशियन फिल्में। फर्स्ट सिनेमा यानी हमारा चहेता सिनेमा, यानी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट करने वाली फिल्में इसमें मौजूद है। सेकंड सिनेमा, इसका मतलब है यूरोपियन आर्ट सिनेमा और सोशल सिनेमा, जिसमें अन्याय, अत्याचार, समस्याएं और अनैतिक कृतियों के विरोध में सक्रिय पात्रों का जो सिनेमा होता है। ये जो फिल्म मेकिंग है एक कंट्रीब्यूटेड आर्ट है। एक फिल्म बनाने में कम से कम 30 डिपार्टमेंट और 2000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इन सब के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत और चाहत फिल्म मेकर में होनी चाहिए। रोज आने वाले हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों चैलेंजेस फेस करने की तैयारी चाहिए। और देखो ना, हमारा जो रियल लाइफ है उसमें भी हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बस उनको याद करो, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी फेस हो जाएंगे। फिल्म मेकर या फिल्म कलाकार या फिल्म टेक्नीशियन कुछ भी बनने से पहले हमें देखने है, मतलब हमें कुछ भी बनने से पहले हमें देखने की कला सीखनी है, यानी कि हाउ टू सी। 2025 में फिल्म कैमरा और टेक्निक्स में बहुत बदलाव आए हैं और ये सब डिजिटल हुआ है ना, इसीलिए तो कारागिरी चकाचौंध हो रही है। महान साइंटिस्ट एडिसन साहब ने कैमरे की खोज ह्यूमन आई से प्रेरणा लेकर की है। हमें जैसे दिखाई देता है, यह तो हमने बचपन में स्कूल में भी पढ़ा है। जरा आप उसे याद करो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कैमरे की अपनी एक भाषा होती है। फिल्म मेकर या फिल्म कलाकार बनना है तो सबसे पहले हमें यह कैमरे की भाषा सीखनी है। ये फिल्म कैमरा की हर एक फ्रेम हमारे दिल, दिमाग और नजर की फ्रेम बननी चाहिए। आइए देखते हैं। कैमरे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ जो कंपोजिशन होता है वो 3 चीजों के ऊपर आधारित है। कैमरा व्यू पॉइंट, कैमरा शॉट और कैमरा मूवमेंट। कैमरा व्यू पॉइंट, इसका मीनिंग है कैमरा रखने की जगह है। कैमरा प्लेसमेंट मीन्स उस चीज की तरफ हम किस एंगल से देखते हैं। कोई भी आदमी जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या आमने सामने देखते हैं, वैसे ही कैमरा अपने कॉम्पोजिशंस दिखाता है। इस कॉम्पोजिशंस को एंगल कहा जाता है। यह एंगल 3 तरीके के होते हैं, आई लेवल, लो लेवल, हाई और टॉप लेवल और पॉइंट ऑफ व्यू। आई लेवल में हम जो फिल्में देखते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा चित्रीकरण यानी शूटिंग इस आई लेवल एंगल से किया जाता है। ये डिसीजन जो होता है ये डायरेक्टर्स डिसीजन होता है। उसे जैसा दिखाना है उसी तरह से वो एंगल फिक्स करके ऑडियंस को दिखाता है। ये जो आई लेवल एंगल है, इस एंगल से हमारा शॉट यानी कि हमारा दृश्य जैसा है वैसे ही स्वाभाविक दिखाई देता है। दूसरा एंगल है लो लेवल। इसमें दृश्य प्रतिमा या कोई भी व्यक्ति, इसकी जो प्रतिमा होती है वो एनलार्ज हो जाती है, मानो किसी देवता समान वो विस्तृत
दिखाई जाती है। शॉट में अगर कोई भी भव्यता हो तो उस भव्यता को प्रेजेंट करने के लिए इस एंगल का हम लोग यूज कर सकते हैं। हाई और टॉप लेवल, इस एंगल से ऊंचाई से दृश्य चित्रित किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है उसका एक, जिसे हम विस्तीर्णता कहते हैं, या जमीन पे हुई जो भी मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स को शूट करने के लिए इसी तरह के बर्ड आई लेवल एंगल का यूज किया जाता है। इससे अगर व्यक्ति को टॉप एंगल से शूट करते हैं तो वो व्यक्ति या अपना किरदार भी डोमिनेट जैसा दिखाई देता है। पॉइंट ऑफ व्यू, दो आदमी अगर आमने सामने बात कर रहे हैं या ऊपर या नीचे रहते हैं और वो बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से बात करने वाले किरदार या हमारे कलाकारों को शूट करने के लिए ये कैमरा हम उस व्यक्ति के या कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू जाकर चित्रित करते हैं, तो उस चित्रीकरण को पॉइंट ऑफ व्यू चित्रीकरण कहा जाता है। अब देखते हैं कैमरा शॉट। हमारा जो दृश्य है और हमारा कैमरा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को शॉट कहा जाता है। फिल्म मेकिंग प्रोसेस में हर चीज को हमें बारकाई से देखना है, इसीलिए एक्टर रहने दो या टेक्नीशियन रहने दो, हर एक के परफॉर्मिंग के लिए जो एरिया हम लोग देते हैं इसे शॉट कहा जाता है। ये शॉट डायरेक्टर्स के आइडिया के हिसाब से कम या ज्यादा परफॉर्मिंग एरिया में व्यतीत हो सकता है। आइए ये शॉट्स देखते हैं। ये है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, जिसे ELS या वाइड भी कहा जाता है। हमारी अपनी आंखों को जितनी दूर तक दिखाई देता है उतना इस शॉट के एरिया से दिखाई देता है। इसकी वजह से हमें लोकेशन और टाइम, इसका भी अंदाज दर्शकों को मिल जाता है। अब देखते हैं लॉन्ग शॉट, संक्षिप्त में इसे LS कहते हैं। एक्टिंग करने वाला जो हमारा किरदार है, कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सर से लेकर पांव तक पूर्ण रूप में दर्शकों को दिखाई देता है। इसी तरह के शॉट में एक्टिंग करते वक्त हमारे पूरे बॉडी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार के शॉट से ही लोकेशन और वक्त, टाइम का भी अंदाजा लग जाता है। मीडियम लॉन्ग शॉट, संक्षिप्त में MLS। शॉट में जो भी एटमॉस्फेयर है उसके साथ साथ हमारा एक्टर सर से लेकर उसके नीज तक हमें दिखाई देता है। धीरे धीरे अब एक्टर की बॉडी क्लोज होने लगती है। मिड शॉट यानी MS, एटमॉस्फेयर कम दिखाई देता है और एक्टर सर से उसकी कमर तक दर्शकों को दिखाई देता है। अब इसमें हमारा जो परफॉर्मिंग एरिया है इसकी साइज कम होती जा रही है, इसीलिए एक्टिंग करते वक्त हमारी जो भी बॉडी लैंग्वेज है उस पर धीरे धीरे लिमिटेशंस आने लगती है। मिड क्लोजअप, MCU, शूट में जो लोकेशन है, जो जगह है, उसकी तरफ ध्यान जाने के बजाय एक्टिंग की तरफ दर्शकों का ध्यान जाए, इसीलिए इस शॉट की योजना की जाती है। नट यानी एक्टर है, वो अपने सर से लेकर उसके चेस्ट तक दिखाई देता है। इस तरह के शॉट में बॉडी लैंग्वेज कम करके हमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ जर्नी शुरू करनी चाहिए। क्लोजअप, जिसे CU, CL या CS भी संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। इसी तरह के शॉट में लोकेशन की आइडिया नहीं आती है। एक्टर का चेहरा और इर्द गिर्द का भाग थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इसमें एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस ब्राइट होकर दिखाई देते हैं। इस तरह के शॉट में हमें एक खबरदारी बरतानी है, वो ये है कि फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे भड़क या ओवर एक्ट नहीं होने चाहिए। एक्सट्रीम क्लोजअप, ECU या BCU मींस बिग क्लोजअप, एक्टर का सिर्फ चेहरा या चेहरे के कुछ पार्ट्स जैसे कि आंखें, होठ, हाथ का पंजा, इसी के साथ साथ अगर घड़ी, बंदूक, बंदूक की ट्रिगर, चक्कू, पिस्तौल,
इस तरह के दृश्यों का भी इसमें समावेश होता है। ओवर द शोल्डर शॉट, OS, दो किरदार आमने सामने है तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक किरदार के पीछे कैमरा है, उसका बैक से पीठ दिख रही है या बैक से चेहरा दिख रहा है और सामने वाले का पूरा चेहरा हमें दिखाई देता है। इसी शॉट में भी बहुत खबरदारी बरतनी पड़ती है। हमें इस तरह की अनवांटेड मूवमेंट्स को दबा देना है जिसमें सामने वाले एक्टर का चेहरा ढक नहीं जाएगा। ये सब प्रिकॉशंस कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, सबको लेनी पड़ती है। इसी तरह के शॉट्स की रचना करते वक्त डायरेक्टर अलग अलग ब्लॉक लेंसेस की भी योजना करते हैं। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हम सिनेमाटोग्राफी इस सेक्शन में कर लेंगे। कभी कभी जूम लेंस होती है जिसकी वजह से एंगल ऑफ विजन छोटा या बड़ा होता है। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैमरा मूवमेंट्स की ओर। ये जो कैमरा मूव करता है जैसे ही हमारे आंखों के जैसा, हमारे मुंडी के जैसा, इसी तरह की ये जो मूवमेंट्स है, इसी की वजह से शॉट जो है या हमारा जो दृश्य है इसमें वैरायटी आ जाती है। इसमें एक मूवमेंट है जूम इन और जूम आउट। इसमें क्या होता है, कैमरा अपनी जगह पे फिक्स होता है, लेकिन ये जो लेंस होती है ना, ये लेंस आगे या पीछे जाकर दृश्य को चित्रित करती है। एक अच्छा एडिटर या अच्छा दिग्दर्शक इस लेंस का बहुत अच्छी तरह से यूज करके हमारा लोकेशन और टाइम इसमें जरूर बदलाव ला सकता है। इसके बाद आती है पैन मूवमेंट। हमारी मुंडी जैसे हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तिरछी मूवमेंट भी हमारी हो जाती है ऊपर नीचे की, उसी तरह कैमरे की भी मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट को पैन मूवमेंट कहा जाता है। हम जैसे अपने आप राउंड लेते हैं उसी तरह कैमरा भी अपने स्टैंड की सहायता से पूरा राउंड यानी कि 360 डिग्री भी घूम सकता है। इसी तरह के शॉट भी दिग्दर्शक ऑर्गेनाइज कर सकता है। टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन, जैसे कि हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हैं, उसी तरह हमारी मुंडी भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाकर जो जो चीजें देखती है, उसी तरह कैमरे की मूवमेंट ऊपर नीचे होती है। इस मूवमेंट को टिल्ट अप या टिल्ट डाउन कहा जाता है। ट्रॉली मूवमेंट, कभी कभी हम देखते हैं रेलवे ट्रैक जैसे पटरियां होती है, उस पटरियों पर एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है और उस पे कैमरा रख के आगे पीछे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसी तरह की जो मूवमेंट की जाती है उसे ट्रॉली मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट पे कैमरा एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। ट्रॉली जैसे जैसे घूमती है उसी तरह हम दृश्य देख सकते हैं। इसमें स्ट्रेट और राउंड दो तरह की ट्रॉली आती है। राउंड ट्रॉली का यूज करके भी हम 360 डिग्री हमारा दृश्य चित्रित कर सकते हैं। इसके बाद है क्रेन मूवमेंट। हम लोग जैसे झूले पे बैठते हैं और झूले के साथ साथ जैसे ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह क्रेन पे कैमरा माउंट किया जाता है और शॉट्स लिए जाते हैं। कोई भी अच्छा डायरेक्टर इन मूवमेंट्स का यूज करके जितने भी एंगल्स है, जितने भी शॉट्स है और जितने भी मूवमेंट्स है, उनका एक साथ ऑर्गेनाइज्ड यूज भी कर सकता है। पहले जैसी लोहे जैसी हाई वेट क्रेन के साथ साथ आज की तारीख में बहुत ही हल्के या कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड क्रेन भी अभी उपलब्ध है, जिसे जिमी जीप क्रेन कहा जाता है। स्टेडी कैम मूवमेंट, ये स्टेडी कैम मूवमेंट, इसमें कैमरा प्लेस किया जाता है, साथ साथ हम लोग चलते चलते या भागते भागते भी हम लोग शूटिंग कर सकते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा जैसे कि चेस चल रहा है, कोई सस्पेंस है, फाइटिंग्स है, इसी तरह के दृश्यों के लिए इस स्टेडी कैम इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और एक बात है, ये स्टेडी कैम इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए कैमरा पर्सन भी एक हट्टा खट्टा तंदुरुस्त होना चाहिए। खैर, मजाक की बात छोड़ते हैं। आज की तारीख में
छोटे छोटे जो कैमरे हैं उनके लिए मोनोपैड या गिम्बल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी उपलब्ध है। दुमकी चैनल की ओर से हम आपके लिए आए हैं एक फिल्म मेकिंग का आसान और सहज तरीका लेकर। आपको देखते रहना है लेट्स मेक अ फिल्म। दोस्तों, हम आपके लिए फिल्म मेकिंग के उन सब डिपार्टमेंट्स की बारी बारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको सिर्फ एक करना है कि जो आपका चहेता डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो एपिसोड देखकर आपको सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये फिल्म मेकिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, ये 28-30 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग डिपार्टमेंट पे निर्भर होता है। इसीलिए आप चाहे एक्टर हो, आप चाहे डायरेक्टर हो, आप चाहे कैमरामैन हो, आप चाहे एडिटर हो, आप चाहे डांस डायरेक्टर हो, आपको हर किसी के काम के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अब आपको एक करना है कि एपिसोड मिस नहीं करना है, हर एक एपिसोड देखना है ताकि आने वाले हर एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या करना है ये आप जान सको। ये एक तुम्हारा और हमारा फिल्मी सफर है ना। और इस सफर में हम घूमेंगे पूरी फिल्म इंडस्ट्री और जान लेंगे फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का मंत्र। जैसा वो मंत्र था खुल जा सिम सिम, वैसा एक मंत्र हमारा भी है, लेट्स मेक अ फिल्म। आइए दोस्तों, अब हमारे कोर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जितने भी डिपार्टमेंट में, उसमें एक डिपार्टमेंट हर एक की चाह होती है और वो है एक्टिंग डिपार्टमेंट। अभिनय, अभिनय का नजारा, अभिनय का आविष्कार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एक्टिंग एपिसोड्स देखते रहना और कहना जोर से, एक्टर मैं यारो ऐसा बनूंगा।